जैसे मैं एसएमएस में था तो एसएमएस की एक हम तो ये कहते थे कि वी आर अंडर द अम्ब्रेला ऑफ एसएमएस। एसएमएस की एक छत है, उस छत के नीचे आप अपने आप को काफ़ी सिक्योर और सेफ महसूस करते हो। सिक्योर भी है तो वहाँ पे पहचान भी नहीं है फिर। तो मुझे ऐसा लग रहा है तब कोई ब्रेन की सर्जरी हो रही थी, और जब हम ब्रेन की सर्जरीज करते हैं तो थोड़ा ड्रिलिंग जो हड्डी होती है इसको काट के ब्रेन की सर्जरीज की जाती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे चक्कर आने लग पड़े वो सब देख के, जबकि उससे पहले मैं खुद एक जनरल सर्जन था। आपको एसएमएस में सरकारी नौकरी मिली हुई थी, कोई दिक्कत ही नहीं थी, तो उसको छोड़कर आप प्राइवेट में क्यों आए? इसका क्या करते? मामा को केवल देख के ही आप डॉक्टर बने या मामा के औरों को देखकर डॉक्टर बने आप? नहीं, वो कोई मैं बहुत लव स्टोरी वाला फेज नहीं कहूँगा, वो अरेंज मैरिज कम लव स्टोरी फेज मान सकते हैं। लव आपने अरेंज मैरिज किया था? अगर चार्जेस ज़्यादा हैं तो बेचारे के चार्जेस कम कर दिए जाते हैं, लेकिन मरीज को लौटाया नहीं जाता कि ठीक है किसी गरीब को भी इलाज मिलना चाहिए। ये जो आप ऑपरेशन करते हैं वो 50% नीचे की दरों पे आप कर देते हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उससे भी ज़्यादा खींच देते हैं। तो ये अंतर क्यों है, इतना बड़ा अंतर क्यों है? क्योंकि इतना बड़ा अंतर मरीज इसको समझ नहीं सकते। एक ही ऑपरेशन का एक व्यक्ति ज़्यादा ले रहा, आप कम ले रहे हो, तो उनकी तो दुकान खराब होती है। नहीं, इसमें ऐसा मेरा तो कोई मानना नहीं। 35-40 पेशेंट्स थे जो पूरे जयपुर से रिजेक्टेड पेशेंट्स थे, मतलब जयपुर के किसी भी न्यूरो सर्जन ने उनको ऑपरेट करने से मना कर दिया। 35-40 टोटल राज्य की आबादी का करीब 75 से 80% जो लोग हैं, मरीज हैं, उनको आज की तारीख में पूरे प्रदेश भर में फैले हुए प्राइवेट हॉस्पिटल्स ही उनको केटर करते हैं। तो ऐसी कोई एक दो घटना या कुछ घटनाएं निकल कर क्योंकि आती हैं तो पूरी डॉक्टर बरादरी को के ऊपर इस तरह का लांछन नहीं लगा सकता कि भाई वो लूटते हैं या मरीजों से ज़्यादा चार्ज लेते हैं। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं राजस्थान के प्रसिद्ध न्यूरो सर्जन डॉक्टर राजविंदर सिंह चौधरी, जिनसे बात करेंगे हम इनके न्यूरो सर्जन बनने को लेकर, इनके पारिवारिक माहौल को लेकर, हॉस्पिटल को लेकर, इनके व्यक्तित्व को लेकर। डॉक्टर साहब, शुरुआत में जब आप 5वीं कक्षा में पढ़ रहे थे, एक स्टोरी मैंने सुनी थी, उस वक्त आप आईएएस बनना चाहते थे, इतना जल्दी? ये आइडिया कहाँ से आ गया? ये आइडिया ऐसे आ गया कि हमारे मामा जी जो थे वो किसी दौर में उन्होंने आईएएस की प्रिपरेशन की थी। मेरे नाना जी भी तहसीलदार थे, तो घर में एक ऐसा था कि भाई सिविल सर्विसेज या इस तरह के जोन में जाके अपन तैयारी करें। तो मैंने मेरे फादर को, जो सीआरपीएफ में कमांडेंट थे, और उस दौर में जबकि मैं बात कर रहा था, अब तो शायद डीएसपी होंगे, इस पोजीशन पे होंगे, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि पापा जी आप मेरे लिए जनरल नॉलेज की जो भी बुक्स हैं उसमें मेरा इंटरेस्ट भी था। तो मैंने बड़ी बड़ी बुक्स जो जनरली बच्चे 10वीं या 12वीं क्लास में, कॉलेज लेवल पे पढ़ते हैं, इस तरह की बुक्स मैंने उनसे 5th क्लास में मंगानी शुरू की। और आज भी हमें याद है कि उस वक्त हम नीमच में थे और मैं बड़ी अच्छी जनरल नॉलेज की बुक्स पढ़ता था, और स्कूल में अगर कभी भी कोई क्विज कंपटीशन होता था तो शायद मुझे लगता है उस दौर में भी, जब मैं 5th क्लास में था, तो भी मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन के आंसर आते थे। तो एक ऐसा समय था जब मन ने सोचा कि चलो जनरल नॉलेज अच्छी पढ़ रहे हैं तो आगे जा कर के आईएएस, इतना ही समझते थे उस दौर में, आईएएस के एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। लेकिन भाग्य और किस्मत को जो भी मंजूर था वो तो समय ने डिसाइड किया। लेकिन उस क्लास में भी मैंने जनरल नॉलेज के लिए काफ़ी टाइम दिया। अपने रूटीन जो बुक्स होती हैं बच्चों की, उसको छोड़ के जनरल नॉलेज की किताब पढ़ता रहता था, कुछ कंपटीशंस में हिस्सा लेता था। तो मेरे को जानने पहचानने वाले जो बहुत सीनियर लोग होते थे या स्टूडेंट्स होते थे, वो भी कहते थे यार तू जनरल नॉलेज की बड़ी अच्छी पढ़ाई कर रहा है। तो वो जो 11वीं कक्षा में आकर जैसे आपका बदलाव हुआ, तो वो परिवर्तन क्यों हुआ फिर? वो तो मुझे लगता है कि कभी भाग्य और नियति ही डिसाइड करती है। व्यक्ति केवल सोचता जरूर है, लेकिन होता वही है जिस तरह की उसकी लकीरों में है। मैं तो आज भी ऐसा ही मानता हूँ। तो मैं फिर फादर के साथ था काफ़ी सालों तक, जहाँ फादर की पोस्टिंग होती थी वहाँ चला गया। फिर फाइनली 11th में मैं दिल्ली चला जाता हूँ, वहाँ पर मैंने आईआईटी की प्रिपरेशन शुरू की, और मुझे लगता है कि मैं आईआईटी क्वालिफाई करके और फिर फाइनली आईएएस में जाऊँगा। लेकिन फिर मैं मेरे घर में मेरे मामा हैं जो कि फिजिशियन डॉक्टर हैं, उनसे मिलता हूँ, और मुझे ऐसा लगने लगता है कि यार शायद मेरे भाग्य में ना तो आईएएस बनना ठीक है, ना इंजीनियर बनना ठीक है, शायद मुझे डॉक्टर बनना चाहिए, और लोगों की सेवा के लिए मैं इतना नॉलेज एक डॉक्टर बन के रख सकूँ अपने पास कि समाज के काम आ सकूँ। तो पूरा ट्रैक बदलता है, और 12th क्लास में ही मैंने फिर बायोलॉजी ऑप्ट की। थोड़ा उस टाइम पर परमिशन भी नहीं मिली सीबीएसई बोर्ड से, लेकिन फाइनली मिल गई। और फिर पीएमटी की भी तैयारी करी, एक बार में पीएमटी में भी सेलेक्ट हो गया, और आज सबके सामने
एक न्यूरो सर्जन के तौर पे काम भी कर रहे हैं। पर मामा को केवल देख के ही आप डॉक्टर बने या मामा के औरों को देखकर डॉक्टर बने आप? क्योंकि कई बार क्या होता है कि व्यक्ति को देखकर नहीं बनता है, व्यक्ति का जो चारों तरफ का जो आभामंडल होता है उसको लेकर व्यक्ति के अंदर परिवर्तन आता है, उसका मानस चेंज होता है। तो हुआ क्या था एग्जैक्ट उस उन पलों को याद करूं तो मैं शायद 96 की बात है ये। तो मैं तो एनडीए का एग्जाम देने के लिए जयपुर आया था, पढ़ता दिल्ली था और यहाँ केवल एक एनडीए के एग्जाम देने के लिए मेरे फ्रेंड्स बोले कि जयपुर चलेंगे। जयपुर आपके मामा रहते जयपुर, यस, जयपुर हमारा जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हॉस्टल है एसएमएस के जो प्रीमाइसेस के अंदर, वहाँ पर मेरे मामा जी हैं जो फिजिशियन हैं वो रहते थे। तो वो सीनियर जो रेजिडेंट होते हैं उस तरह की पोस्ट पे थे। तो काफ़ी सारे लोगों से डेली हॉस्टल में भी मिलने आते थे, लोगों की वो हेल्प करते थे। एक दो बार मैं उनके साथ हॉस्पिटल भी चला गया। तो मैंने देखा कि यार एक डॉक्टर का पब्लिक में बड़ा ही एक अलग ही जोन है, और वो रिगार्ड रेस्पेक्ट जो है कहीं ना कहीं उसने मुझे प्रभावित किया। और मुझे लगने लगा कि नहीं यार, एक आईएएस के तौर पर वर्क करना, एक इंजीनियर के तौर पर वर्क करने से बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा कि हम एक अच्छे डॉक्टर के तौर पर कार्य करें और शायद हम पब्लिक का ज़्यादा भला कर पाएंगे। तो वो एक ऐसा ट्विस्ट था जिसने पूरी ज़िंदगी को वहाँ मोड़ा, और कहाँ आईएएस की तैयारी, कहाँ इंजीनियरिंग की तैयारी, सब कुछ छोड़ के मैं मेडिकल की तैयारी में लग गया। और फिर 1 साल की तैयारी के बाद ही मेडिकल में सेलेक्ट भी हो गए। 1 साल की तैयारी में तो वो बेसिकली फिर 12th की भरतपुर से, और उसके बाद मेरे फ्रेंड्स तो कोटा आइलैंड चले गए पढ़ने के लिए। मैं ऐसा सोचा कि घर पर बैठ के तैयारी कर लूँगा, क्योंकि मेरी मैथ्स फिजिक्स तो काफ़ी अच्छी थी। तो फिजिक्स की जनरली फिजिक्स केमिस्ट्री मेरी काफ़ी अच्छी थी, थोड़ा बहुत बायोलॉजी सब्जेक्ट को पढ़ना था। तो मैंने घर बैठ के तैयारी की, तो एक ही बार में फिर मेरा भरतपुर से सिलेक्शन हो गया। फिर फाइनली मैं कोटा चला गया। कोटा से आपने एमबीबीएस की, यस। फिर उसके बाद जयपुर आए आप? हाँ, वो कोटा से एमबीबीएस करने के बाद मन में था कि यार प्रदेश के हमारे उस टाइम पे 6 सरकारी मेडिकल कॉलेज होते थे, जिसमें जयपुर हमारा थोड़ा बेस्ट होता था। तो मुझे लगने लगा एमबीबीएस में कि नहीं यार, अगली जो डिग्री है एमएस की या जो भी हम करेंगे एमडी एमएस, वो डेफिनेटली अपन जयपुर से ही करेंगे। और एमबीबीएस कंप्लीट होते होते लगा कि नहीं यार, सर्जन बनूंगा मैं। तो उसमें 2 ही ऑप्शन थे मेरे पास, या तो ऑर्थोपेडिक सर्जन या जनरल सर्जन। तो जनरल सर्जन की सीट मुझे यहाँ पर ठीक रैंक थी मेरी पीजी में, तो मिलने लगी। तो फिर मैंने यही जयपुर ही ऑप्ट किया। इन दोनों में क्या फ़र्क होता है, जनरल सर्जन और ऑर्थोपेडिक सर्जन में? ऑर्थोपेडिक्स तो मतलब हड्डी विभाग की जो प्रॉब्लम्स है उनको डील करते हैं जनरली। और जनरल सर्जरी में फिर आगे भी आपके लिए स्कोप बहुत ओपन होता है, क्योंकि आपको कुछ भी कार्डियक सर्जन बनना है, न्यूरो सर्जन बनना है, प्लास्टिक सर्जन बनना है, यूरो सर्जन बनना है, गैस्ट्रो सर्जन बनना है, ये सारे रास्ते फिर एमएस के थ्रू ही खुलते हैं, एक्चुअली ऑर्थो के थ्रू नहीं खुलते हैं। तो जनरल सर्जन से फिर न्यूरो सर्जन की तरफ कैसे घूमोगे? जनरल सर्जन ही बनने का था लास्ट टारगेट तो, लेकिन चीज़ें जब समय में बदलती हैं तो बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी की कहीं ना कहीं चेंज हो जाती हैं। टारगेट बदल गया बीच में ही? यस यस यस। पहले विचार ये था कि जनरल सर्जरी करके भरतपुर के रहने वाले हैं तो भरतपुर चले जाएंगे, अपनी जगह में अपनी जगह सेटल होकर के, जो था कि भाई अपने लोगों की सेवा करेंगे। ऐसे तो एक मौका एमबीबीएस करते करते भी आया कि अमेरिका जाएंगे, यूके जाएंगे। कुछ हमारे साथी तैयारी भी कर रहे थे, लेकिन भाव ये था जीवन में कि नहीं यार, इसी देश में रहेंगे और अपने लोगों की सेवा करेंगे। तो उसी भाव को आगे बढ़ाते हुए फिर जब पीजी के कंप्लीशन हुआ तो यह है कि यार एमएस सर्जरी करके हम भरतपुर चले जाएंगे, वहाँ लोगों के लिए अच्छा काम करेंगे। लेप्रोस्कोपिक और इस तरह की उस समय सर्जरी बड़ी एडवांस मानी जाती थी 2009-10 में, वो करके सीख चुके थे और वहाँ करेंगे। पर नियत को कुछ और ही मंजूर था। तो एक शादी का फेज़ आया, उसके बाद वाइफ ने कहा कि नहीं जयपुर में रहना ठीक है, और मैडम ने कहा कि नहीं सुपर स्पेशलिटी करेंगे। तो मुझे लगाया कि हम भी सुपर स्पेशलिटी करेंगे, और वो फाइनली दोनों हस्बैंड वाइफ हम सुपर स्पेशलिटी में चले गए। और उस फेज़ में जब हमारा हुआ था, शायद हम राजस्थान के पहले दूसरे डॉक्टर्स थे जो कि सुपर स्पेशलिटी में हस्बैंड वाइफ दोनों थे। शादी के फेज से पहले भी एक फेज था, छोटा सा फेज, लव स्टोरी का फेज भी? नहीं, वो कोई मैं बहुत लव स्टोरी वाला फेज नहीं कहूँगा, वो अरेंज मैरिज कम लव स्टोरी फेज मान सकते हैं। लव स्टोरी आपने अरेंज मैरिज किया था? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो बेसिकली अरेंज मैरिज ही थी। लेकिन अरेंज मैरिज में भी मैडम का थोड़ा इंक्लिनेशन था नहीं, मैडम का रिजेक्शन की तरफ था मामला। आपको रिजेक्शन किया? हाँ, ऐसा कुछ मान लीजिए आप, इसको स्वीकार करने में मुझे लगता है कोई बुराई नहीं है कि थोड़ा सा जिस तरह का मेरा इन्वॉल्वमेंट राजनीति में था, थोड़ा सा राजनीतिक, मतलब वो वैसी राजनीति तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये डॉक्टर्स की राजनीति भी एक राजस्थान में एक मुद्दा है। तो उसको लेके मैं जिन पदों पर रहा, रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन का अध्यक्ष रहा। तो वो कैसे चली वो लव स्टोरी, वो मैरिज तक कैसी आई? वो मैरिज तक ऐसे आई कि बेसिकली किसी भी परिवार में कोई फीमेल्स होती हैं, उनको लगता है कि यार थोड़ा सा पॉलिटिकल ओरिएंटेशन का बंदा है तो इससे थोड़ा सा रहने दें, तो परिवार भी ऐसा सोचता है, हाँ ऐसा थोड़ा। तो वो कोई पर्टिकुलरली चुनाव लड़ने वाली पॉलिटिकल ओरिएंटेशन नहीं थी दिमाग की, वो अपने डॉक्टर्स को लेके, उनके हितों को लेकर के बहुत सी बार चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती थी, सरकार के अगेंस्ट भी जाना पड़ता था। तो उस फेज़ का था, लेकिन उस चीज़ को समझाया गया तो वो धीरे धीरे माइंड जो मेकअप होता है वो चेंज भी होता है, और वो फाइनली अरेंज मैरिज जो है वो
थोड़ा सा उसमें लव स्टोरी का तड़का मान लीजिए, और वो फाइनली अरेंज मैरिज में कन्वर्ट होती है, और आज सब कुछ ठीक चल रहा है भगवान की कृपा से। जाड़ के आप अध्यक्ष रहे काफ़ी लंबे समय तक, और वो तो उस टाइम ज़बरदस्त सरकार के साथ झगड़ा चलता था। ये डॉक्टरों की राजनीति करने की दिमाग में कैसे आई अचानक से कि मुझे डॉक्टरों की राजनीति करनी है, डॉक्टरों के लिए लड़ना है? नहीं, कोई एक दिन का एफर्ट नहीं कर सकता मैं कि एक दिन में ऐसा कोई दिमाग में आया। बहुत सारे मुद्दे थे जहाँ कहीं ना कहीं डॉक्टर्स उलझे हुए थे, और जहाँ सरकार के साथ उनका 1-to-1 उसको बोलें कि कन्फ्रंटेशन कह सकता हूँ मैं इस वर्ड को, यहाँ पे कन्फ्रंटेशन होता था उस फेज़ में कि सरकार कुछ सोचती है, रेजिडेंट डॉक्टर्स या डॉक्टर्स कुछ सोचते हैं। और रेजिडेंट डॉक्टर्स एक ऐसा तबका है जो अपनी बात को मजबूती से सरकार के सामने रखता है। तो बहुत सी बार उस टाइम पे कांग्रेस और बीजेपी दोनों सरकारों में एक लंबा फेज चला, जब रेजिडेंट डॉक्टर्स के एसोसिएशन का मैं अध्यक्ष रहा, जनरल सेक्रेटरी रहा काफ़ी टाइम तक। ये जो एक इसको सत्ता बोलूँगा मैं डॉक्टर्स की, ये कहीं ना कहीं मेरे आसपास घूमती थी, और उसमें मैंने अपने जीवन में जो डॉक्टर्स के लिए मैं बेस्ट कर सकता था, अपने विचार अपने बारे में कभी सोचा ही नहीं, केवल डॉक्टर्स के हितों को सोचा, और डॉक्टर्स के लिए मैं जो बेस्ट कर सकता था, डॉक्टर्स के स्टाइपेंड को लेके आंदोलन हुए, डॉक्टर्स के हॉस्टल्स को लेके, डॉक्टर्स की बेसिक सुविधाओं को लेके, रेजिडेंट डॉक्टर्स की सुविधाओं को लेके, जो भी एसएमएस हॉस्पिटल और अपने जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके वर्किंग कल्चर्स को लेके, करीब ये 8-7 साल का एक मेरा लंबा पीरियड था जो मैंने डॉक्टर्स के लिए अपना सेक्रीफाइस किया। आज भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत कुछ सरकार से भी कन्फ्रंटेशन किया, पार्टियों में भी मुखिया लोगों से कन्फ्रंटेशन किया, तो लगा, लेकिन वो कोई अपने पर्सनल हितों को लेके नहीं था, वो पूरी बिरादरी के लिए, डॉक्टर कम्युनिटी के लिए था। तो मैंने किया, तो मुझे अच्छा भी लगता है कि मैं अपने डॉक्टर बिरादरी के लिए कुछ कर पाया। डॉक्टरों में उस वक्त जिस तरह की यूनिटी थी, और हम देखते थे आपको मंत्रियों के साथ भी आपकी भिड़ंत होती थी, और फिर अंततः सरकार को झुकना पड़ता था। एक बार तो इतना बड़ा आपने आंदोलन किया था जब इमरजेंसी तक को बंद कर दिया था, वो फेज़ पूरी तरह से अब जा चुका है। उसका कारण क्या है? उस वक्त आपकी लोगों की दबंगता थी, या सरकारें नहीं मानती थी, या आज इजीली चीज़ों को मान लिया जाता है? बेसिकली उसका कारण क्या रहा था? ऐसा तो नहीं है कि आज भी मान लिया जाता है, आज भी मुद्दे कहीं ना कहीं निकल के आ ही रहे हैं, और वो प्रत्येक कर्मचारी वर्ग हो, चाहे डॉक्टर्स हो, रेजिडेंट हो, सबके निकल के आते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे फेज़ में जो पूरा चला कुछ वर्षों तक, वो स्वार्थ से परे था। उसमें मैं कहूँ कि मेरे हितों के लिए, मेरे स्वार्थों के लिए मैंने जीवन में कभी कोई काम ही नहीं किया। और मुद्दा रेजिडेंट डॉक्टर से जुड़ा था, तो यही था कि यार डॉक्टर राजवीर चौधरी जिसके लिए भी करेगा तो अच्छा ही करेगा। उस भाव के साथ, उस मनोस्थिति के साथ मैंने डॉक्टर्स के लिए जो बेस्ट कर सकता था उस टाइम पे किया। और सरकार भी जानती थी कि ये व्यक्ति कभी अपने हितों की बात नहीं करता है, हमेशा डॉक्टर्स की हित की बात करेगा। तो सरकार भी, अगर सरकार के नुमाइंदों को लगता था कि हम गलत हैं, तो निश्चित तौर पर उनको भी एक लेवल पर आकर के टेबल टॉक करके हमारी मांगों को मानना पड़ता था। तो कोई ऊंचा और नीचा करने वाली बात नहीं है कि मैं बड़ा या सरकारें बड़ी, लेकिन हाँ, ऐसा कन्फ्रंटेशन बहुत बार बड़े लेवल तक गया हुआ है, और बड़े बड़े आंदोलन भी हो चुके हैं, जिसकी वजह से पूरे राजस्थान के हॉस्पिटल्स बंद रहे हैं, पब्लिक को भी असुविधा हुई थी। तो ऐसे काफ़ी सारे आंदोलन एक मेरे पूरे 7-8 साल के उस फेज़ से निकले, लेकिन वो इसका उस फेज़ का एक मेरा पार्ट था लाइफ का, जिसको मैं बेस्ट किरदार जो कर सकता था उसके लिए मैंने अपने करने की कोशिश की। तो उस दौर में जो चीज़ें हुई, उसके बाद ऐसा नहीं लगा कि आपका कद जो है राजनीति के हिसाब से ठीक ठाक था? फिर उस राजनीति को, जैसे अधिकांश लोग क्या करते हैं, मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स में चले जाते हैं, आप उधर नहीं गए, उसके बजाय डॉक्टर। हाँ, मेरा तो उस तरफ ऐसा कोई जो आम राजनीति है उसका कभी दिमाग में विचार भी नहीं था। लोगों ने मुझे बहुत कहा कि आप चुनाव लड़ लें, पर मैंने कहा भाई मैं इतनी सारी पढ़ाई कर रहा हूँ, डॉक्टरी कर रहा हूँ, न्यूरो सर्जरी सीख रहा हूँ, न्यूरो सर्जन के तौर पे काम करना चाहता पॉलिटिकल हूँ। पार्टियों ने बुलाया होगा? एक इंक्लिनेशन तो रहता है। देखिए, कहीं ना कहीं आप इस लेवल पर कहीं ना कहीं राजनीति में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो वो ऐसा भी फेज होता है कि मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी को ज्वाइन करके हो सकता है चुनाव भी लड़ता, लेकिन ऐसा मेरे कोई मनोस्थिति थी नहीं कभी भी। मेरा तो ये था कि मुझे डॉक्टरों की लड़ाई, उनके अधिकारों की लड़नी है, उनके लिए जो बेस्ट कर सकता हूँ करनी है। और जो मेरा मूल काम है, जिसको मैंने सोचा था पिछले 15 सालों से कि एक न्यूरो सर्जन के तौर पर मुझे अच्छा काम करना है, मैंने हमेशा फोकस उसी को करा, उसी की ट्रेनिंग अच्छी ली, उसी की अपनी नॉलेज बढ़ाई, और आज मुझे लगता है कि सब उसी मेहनत का परिणाम है कि अच्छा कर पा रहे हैं, समाज को कुछ न्यूरो सर्जरी के लिए दे पा रहे हैं। ट्रेनिंग लेते लेते जैसे आपने जीवन में पहला ऑपरेशन किया न्यूरो का, नर्वस तो होंगे आप काफ़ी? ऐसा तो नहीं है कि पहली बार कोई व्यक्ति काम करता है तो उसमें नर्वसनेस होती नहीं है? वो जो समय था, उसमें जो फीलिंग्स थी, उसे बताइए आप। मैं आपको बताऊं तो मैं पहली बार जब न्यूरो सर्जरी के बांगड़ के ऑपरेशन थिएटर में गया पहली बार, तो मुझे ऐसा लग रहा है तब कोई ब्रेन की सर्जरी हो रही थी। और जब हम ब्रेन की सर्जरीज करते हैं तो थोड़ा ड्रिलिंग, जो हड्डी होती है इसको काट के ब्रेन की सर्जरीज की जाती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे चक्कर आने लग पड़े वो सब देख के, जबकि उससे पहले मैं खुद एक जनरल सर्जन था, पेट की और बहुत सारे अंगों की सर्जरी मैं खुद करता था।
तो एक बड़ी ही अलग तरह के सब्जेक्ट की सर्जरी जब देखी पहली बार भी, तो वो भी मुझे बड़ी अजीब सी लगी। और पहली बार जब करते थे तो सीनियर्स की गाइडेंस में करते हैं शुरू में, तो ऐसे आप इंडिपेंडेंटली तो आप रेजिडेंसी में भी कुछ नहीं करते, थर्ड ईयर में जाते जाते आपको थोड़ी बहुत सर्जरीज कुछ करने को मिलती है। तो न्यूरो सर्जरी थोड़ा सा टॉपिक और सब्जेक्ट भी अलग है, लेकिन मुझे लगा कि उसमें मैंने पिछले कुछ वर्षों में जो मेहनत की, तरह तरह के केसेस राजस्थान में किए, तो आज उसमें इतनी पारंगता हासिल की है कि मुझे लगता नहीं कि मैंने पिछले 10 साल की प्रैक्टिस में एक दो से ज़्यादा केसेस को कभी दिल्ली या कभी चंडीगढ़, कभी किसी बड़े सरकारी इंस्टीट्यूट में रेफ़र किया होगा। जनरली सारे केसेस मेरे यहाँ ऑपरेट होते हैं और मैं खुद करता हूँ। तो वो परिणाम उस मेहनत का ही है जो अपने डेडिकेटेडली की, कि उस फेज़ में जब पहली सर्जरी करी तब हाथ घबराए हुए थे। इवन जब मैंने MCH कर ली थी और मुझे पहली एक स्पाइन की डिस्क की सर्जरी करनी थी, तो उसमें भी जो ड्यूरामेट्रिक चीज़ होती है जो फट जाती है और उसमें से CSF लीक होता है, मतलब उस तरह का कॉम्प्लिकेशन तो पहली सर्जरी में भी हो गया था। लेकिन फिर बहुत सुधार हुआ, अपने आप को बहुत इम्प्रूव किया, बहुत सारे हज़ारों मरीजों की सर्जरी की, और आज अच्छा लगता है कि पूरे हिंदुस्तान भर से पेशेंट आते हैं, इवन विदेश से भी लोग आते हैं आपके उस नाम वक्त से। तो आपने मतलब सीनियर्स के सुपरविजन में काम किया था, पहली बार जब आपने खुद इंडिपेंडेंट होकर सर्जरी की, तो उसमें दोनों चीज़ों में कितना फ़र्क था? हाँ, उसमें होता है, देखो जब एक सीनियर का जब संरक्षण होता है तो आप के ऊपर दिमाग भी टेंशन फ्री होता है कि भाई मेरे ऊपर सीनियर्स बैठे हैं और कुछ गड़बड़ भी होगी ऑपरेशन के दौरान तो ये संभाल लेंगे। जब इंडिपेंडेंट जोन में जाके सर्जरी करते हो तो एक छोटी सी स्पाइन की सर्जरी, जिसको आज मैं बहुत छोटा कहता हूँ, वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी थी अगर मैं याद करूँ तो। और उसमें भी मन थोड़ा घबरा रहा था पहली बार, पहली कुछ सर्जरीज की होंगी 10-20 सर्जरीज, लेकिन फिर उसके ऊपर भी कुछ होता है कि आप उसके ऊपर थोड़ी सफलताएं पाते हो, रिजल्ट्स देते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। और फिर धीरे धीरे ब्रेन से स्पाइन ब्रेन सारा कुछ करते करते बहुत ही टेक्निकल चैलेंजिंग सर्जरीज भी की हैं, बहुत ही टेक्निकल चैलेंजिंग, और उनके जब अच्छे परिणाम दिखने लगे तो एक कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है। तो वो स्किल और कॉन्फिडेंस का एक साझा स्वरूप है जिसके तौर पे आप निखर के आते हो, और आज अपने कॉन्फिडेंस और स्किल और नॉलेज ये सबका एक सम्मिश्रण ही है कि बड़े लेवल पे भी जाके न्यूरो सर्जरी की बड़ी बड़ी सर्जरीज और बड़े बड़े ऑपरेशंस कर पाते हैं। तो वो मेहनत का भी है और लक का भी है, ईश्वरी कृपा भी है, अच्छे भाव से भी करते हैं, तो सारी चीज़ों का एक सम्मिश्रण है। आजकल लोग सरकारी नौकरी की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं कि सरकारी नौकरी मिल जाए, ज़िंदगी सेटल हो जाए। आपको SMS में सरकारी नौकरी मिल ही गई थी, कोई दिक्कत ही नहीं थी, तो उसको छोड़कर आप प्राइवेट में क्यों आए? इसका क्या कारण? मैं तो वहाँ पर एडहॉक पे AP, जो हमारे टेम्परेरी पोस्ट होती है एडहॉक पे AP, उसके लिए करीब 2.5 साल था वहाँ। लेकिन मेरी इवन MCH करने के बाद भी कोई सरकारी में जाने की बहुत इच्छा ही नहीं थी। फिर लेकिन किसी हमारे सीनियर थे HOD, उनके कहने पर कि भाई अभी कुछ समय के लिए थोड़ा सरकारी सेक्टर को ज्वाइन कर लो, और 2.5 साल होते होते मेरे मन में ये आ गया था कि यार अपन को यहाँ अपना ही जोन का काम करेंगे प्राइवेट में। इसका क्या कारण है? अपने इसका कारण ये है कि सरकारी जो सिस्टम है उसमें आपकी जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है उसको पहचानने में और उसको निकल के आने में करीब न्यूनतम अवधि 15 से 20 वर्ष है। पैसा भी एक मायने नहीं, रखता है? पैसा तो चलो इतना मायने नहीं रखता, लेकिन आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी मुझे लगता है कि मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी बहुत शुरू से, कि मेरी इंडिविजुअल आइडेंटिटी आज एज ए सर्जन में काम करता हूँ तो बननी चाहिए डे 1 से। लेकिन मुझे सरकारी सेक्टर में कहीं ना कहीं फील होता था कि इस इंडिविजुअल आइडेंटिटी को बनने में अभी तो बहुत वर्ष लगेंगे, बहुत लंबा समय लगेगा, बन नहीं पाएगी जब तक अभी कम से कम आप यूनिट हेड नहीं बनेंगे या HOD नहीं बनेंगे इस लेवल में, तब तक आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी कुछ नहीं रहेगी। और सरकारी एक सिस्टम भी होता है जिसमें बहुत सारी बाध्यताएं भी होती हैं, उसको आप कैरी ऑन करते हो, तो उससे मेरा मन उब चुका था। तो मैं तो 2.5 साल की नौकरी में ये था कि भाई अपन ने एक लेवल की सर्जरी अब सीख ली, बाकी इंप्रूवमेंट समय के साथ करेंगे तो और आता जाएगा। तो बहुत पहले ही मैंने तो इवन RPS से भी आई थी, तो मैं बेमन से RPSC का एग्जाम देने गया था कि ठीक है करना तो अपने को प्राइवेट में काम है। तो वो मेरा तो ओरिएंटेशन बहुत जल्दी फेज में साल भर के में हो गया था कि मैं प्राइवेट में इंडिपेंडेंटली काम करूँ। लाइबिलिटी के हिसाब से देखा जाए तो प्राइवेट और गवर्नमेंट वाले में कितना अंतर होता है इसमें? देखिए सरकारी में कहीं ना कहीं, जैसे मैं SMS में था तो SMS की एक, हम तो ये कहते थे कि वी आर अंडर द अम्ब्रेला ऑफ SMS की एक छत है, उस छत के नीचे आप अपने आप को काफ़ी सिक्योर और सेफ महसूस करते हो। सिक्योर भी है तो वहाँ पे पहचान भी नहीं है? फिर पहचान है, लेकिन उस पहचान की उम्र बहुत लंबी है। जीवन के आप 20 वर्ष खपा दें और उसके बाद आपकी कुछ आइडेंटिटी बनने लगे। और आज प्रैक्टिस में मुझे करीब 11वां-12वां साल है आज, तो उसमें भी लगता है कि नहीं यार, एक उससे काफ़ी बेहतर पहचान आज समाज में सिस्टम में है और इंडिविजुअल आइडेंटिटी है जिसके लिए बेसिकली व्यक्ति काम करता है। तो वो अपने अपने हैं, किसी को सरकारी भी अच्छी लगती है, किसी को प्राइवेट भी अच्छी लगे। मेरी पत्नी हमें अभी भी सरकारी सेक्टर में कार्डियोलॉजी के तौर पर SMS में वर्क कर रही है, तो सबकी अपनी अपनी इंडिविजुअलिटी है। मुझे ऐसा लगता है, मेरे को प्राइवेट पसंद था, मैं प्राइवेट में आया, आज मैं प्राइवेट में भी गरीब मरीज को भी सुनता हूँ, उसका भी इलाज कर देता हूँ, कोई पैसे वैसे फाइनेंशियली ठीक है उसका भी इलाज होता है। तो मेरे यहाँ सारे तरह के पेशेंट्स का इलाज होता है। फाइनेंशियल बर्डनिंग में
अगर चार्जेस ज़्यादा हैं तो बेचारे के चार्जेस कम कर दिए जाते हैं, लेकिन मरीज को लौटाया नहीं जाता कि ठीक है किसी गरीब को भी इलाज मिलना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर तो क्या हुआ, हर व्यक्ति जो आपके पास आया है उसको कोई ना कोई जो सर्जरी के लिए, जानकारी के लिए, दिखाने के लिए उसको बेनिफिट मिलना चाहिए। आपने 2 प्राइवेट हॉस्पिटल में काम किया, दोनों में बेसिकली अंतर वैसे तो क्योंकि मशीनरी वगैरह सब कुछ आपके हिसाब से होती है, लेकिन क्योंकि वहाँ पर जब काम करते हुए आपके ऊपर कोई और व्यक्ति होता है, हॉस्पिटल का मालिक कोई और होता है, तो जो मरीज़ होते हैं उनको डिस्काउंट आप अपने हिसाब से नहीं कर सकते हैं। अब आप खुद के मालिक हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पहले भी मालिक और उसमें एज ए डॉक्टर कोई वो बहुत बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा प्रेशर तो थोड़ा प्रेशर वैसे नहीं होता। थोड़ा प्रेशर ये होता है कि न्यूरो सर्जरी थोड़ा एक बहुत ही ना कॉम्प्लिकेटेड सा सब्जेक्ट है, और इसकी मशीनरी, टूल्स, पूरा जो सिस्टम एनवायरनमेंट है इसका, वो कहीं ना कहीं थोड़ा कॉस्टली है। और वो डॉक्टर के अकॉर्डिंग होता है वो, और वो डॉक्टर की भी अकॉर्डिंग होता है कि भाई डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग सारी मशीनें और सारी चीज़ें वहाँ पर रखवाए हॉस्पिटल में, चाहे वो ऑपरेशन थिएटर हो चाहे रूटीन जगह हो। अब उसमें जरूरी ये होता है कि हर प्राइवेट हॉस्पिटल उसको कैरी ऑन नहीं कर पाता क्योंकि खर्चे ज़्यादा हैं, और कोई भी हॉस्पिटल जाता है वो अपना मुनाफा और उन चीज़ों को भी ध्यान, डिस्काउंट भी उतना नहीं कर सकता। यस, वो भी मान लीजिए आप, कभी कभी वो चीज़ें भी बीच में आती हैं कि हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेशन भी उन चीज़ों में एक थोड़ा सा लगता है कि कहीं बाध्यता हो सकती है। तो तभी एक विचार आया कि भाई अपना हॉस्पिटल करके एक राजस्थान के या दुनिया भर के जो मरीज हमारे पास आते हैं उनको अपन एक गरीब का भी इलाज कर पाएँ, जो मैंने पहले कहा, और एक अमीर व्यक्ति तो अपना इलाज प्राइवेट में करवा ही लेगा। तो गरीब की रेंज में भी प्राइवेट फैसिलिटीज़ को पहुंचाना, ये कहीं ना कहीं मेरे विजन में था, और आज भी मैं उसको समझता हूँ कि मैं अपनी पूरी ईमानदारी से उस चीज़ को पूरा कर रहा हूँ कि गरीब अमीर दोनों को इलाज मिले। तो वो डिस्काउंट के रूप में मान लीजिए चार्जेस कम करके कर सकते हैं किसी की सर्जरीज को, कि ठीक है किसी पेशेंट में कोई कॉस्ट इफेक्टिवली आप काम कर दो और मरीज़ की सर्जरी हो जाए या उसका इलाज हो जाए या आईसीयू में भी इलाज हो जाए, तो सभी वर्गों के लोगों को, गरीब अमीर को अपन इलाज दे सकते हैं। ये सवाल वैसे तो करना नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि हम इस विषय पर बात कर रहे हैं इसलिए, ये जो आप ऑपरेशन करते हैं वो 50% नीचे की दरों पे आप कर देते हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उससे भी ज़्यादा खींच देते हैं। तो ये अंतर क्यों है, इतना बड़ा अंतर क्यों है? क्योंकि ये इतना बड़ा अंतर, मरीज इसको समझ नहीं सकता ये इतना बड़ा अंतर बेसिकली नहीं है। मेरे यहाँ आप सब लोग जानते हैं राजस्थान में कि न्यूरो सर्जरी में कॉस्ट इफेक्टिव सा काम होता है, और उसमें मेरा हॉस्पिटल या मेरा सिस्टम रन करता है, तो मुझे उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहता। एज ए डॉक्टर मेरा भी फर्ज ये है कि भाई ठीक है अपना इंस्टीट्यूट या सिस्टम भी चलता रहे और मरीज को एक सस्ती सुविधाएं भी, सस्ता इलाज भी मिलता रहे। तो बेसिकली सस्ते इलाज को अपन जोड़ते हैं कि भाई सरकारी सेक्टर में मिलेगा, ऐसा नहीं है। सरकारी सेक्टर में देखिए अगर इलाज सस्ता है या फ्री है तो उसमें इंतजार बहुत है, तो सब जानते हैं। कंपटीशन में फिर दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल है, अब कंपटीशन नहीं है एक्चुअली इस चीज़ का, लोग आपकी प्रेशर नहीं होता है, लोग आपकी कैपेबिलिटीज को देख करके आपके पास इलाज कराने के लिए आते हैं, सीरियस मरीज आते हैं। तो ऐसा 1 to 1 किसी हॉस्पिटल से आपको कोई कंपटीशन नहीं है। आज की सबके अपने अपने सिस्टम्स हैं वर्किंग के, सबके अपने अपने फाइनेंशियल एडजस्टमेंट्स हैं। मेरा फाइनेंशियल एडजस्टमेंट जिसके हिसाब से मेरा इंस्टीट्यूट रन कर सके उस हिसाब से अपना बेस्ट करने की कोशिश। कभी कभी डॉक्टर कहते होंगे कि यार आप इतना कम में करते हो, हमें ज़्यादा में करते हैं, तो ऐसा तो कुछ नहीं है, मार्केट का कोई वैल्यू इससे खराब नहीं होती। हाँ, पर थोड़ा सा हमारे यहाँ ये है कि एक ऑपरेशन का एक व्यक्ति ज़्यादा ले रहा, आप कम ले रहे हो, तो उनकी तो दुकान खराब होती है। नहीं, इसमें ऐसा मेरा तो कोई मानना नहीं, किसी की कोई इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट पे, हॉस्पिटल पे कोई फ़र्क पड़ता है। मेरा तो ये मानना है कि बेसिकली जो कैपेबल पेशेंट है उसको तो इलाज मिले ही, लेकिन मेरी मानसिकता में कहीं ना कहीं हमेशा ही चलता है कि जो कैपेबल नहीं है उसका क्या, जो कैपेबल नहीं है उसका क्या। और उसके लिए मेरा पिंक स्टार हॉस्पिटल, आज मैंने खुद का हॉस्पिटल रन करता हूँ, तो मुझे लगता है वो कैपेबल है कि अगर कोई गरीब भी व्यक्ति है, इलाज के खर्चे ज़्यादा हैं, तो वो मेरा इलाज भी ले सकता है, और वो उस रेंज में इलाज होता है कि जिसको वो भी स्वीकार कर सकता है और उसको कैरी ऑन कर सकता है उस इलाज को। हम खर्चा इतना बढ़ा दें इलाज का कि मरीज उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए, वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो प्राइवेट सेक्टर भी आजकल डेवलप हो रहा है और थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव भी है, तो लोगों को अच्छी सेवाएं प्राइवेट में मिल रही है। आपने अब तक कितने ऑपरेशन कर दिए, और ऐसा कोई ऑपरेशन का घटनाक्रम आपको याद है जिसमें आपको बहुत डर लगा हो, या जिसमें आपको लगा हो कि ये तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, हाथ पाँव जिसमें कहते हैं हाथ पाँव फूल जाते हैं, ऐसा कोई ऑपरेशन आपको याद है? उसकी घटनाक्रम क्या हुआ? वैसे तो आपका ये जो सवाल है कि भाई ऐसा कोई एक ऑपरेशन, वो एक नहीं है एक्चुअली। अगर ऐसे मैं याद करूँ तो करीब आज तक करीब 11-12 हज़ार ऑपरेशन मेरे हाथ से हो चुके हैं। अगर इन 11-12 हज़ार सर्जरीज को जो स्पाइन ब्रेन दोनों की हैं उसमें याद करूं तो करीब ऐसे 35-40 पेशेंट्स हैं जो पूरे जयपुर से रिजेक्टेड पेशेंट्स थे। मतलब जयपुर के किसी भी न्यूरो सर्जन ने उनको ऑपरेट करने से मना कर दिया। 35-40 इन 10-11 हज़ार ऑपरेशन, 12 हज़ार ऑपरेशन। उसमें फिर मनोस्थिति क्या रही है आपकी? उसमें मनोस्थिति क्या होती है एज ए न्यूरो सर्जन, मुझे लगा कि सब्जेक्ट हमारा बड़ा ही रिस्की और कॉम्प्लिकेटेड है। तो अधिकतर डॉक्टर्स जो शहर के टॉप मोस्ट 2-4 डॉक्टर्स हैं उनके पास पेशेंट गया, उन्होंने उसको रिस्क समझा दी, रिस्क समझा के पेशेंट घबरा गया और वो फाइनली
उसने सर्जरी कराने से ही मना कर दिया। फिर वो पेशेंट मेरे पास आता है, हमने उसको थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है कि उसमें पेशेंट को उस रिस्क के बाद भी उसको कॉन्फिडेंस में लेने की ज़रूरत होती है। अगर पेशेंट के अटेंडेंट्स को या पेशेंट को आप थोड़ा कॉन्फिडेंस में लेते हो तो रिस्क तो देखो है ही, सब्जेक्ट ही थोड़ा रिस्क से जुड़ा हुआ है, लेकिन जब आप उसमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में लेते हो पेशेंट को, तो वो कहीं ना कहीं उसका मानसिक होता है कि भाई कहीं और भी जाएंगे तो वहाँ भी सर्जरी यही होनी है, उसकी विल पावर भी थोड़ी थोड़ी इंप्रूव होती है, उसके मनोस्थिति भी थोड़ी चेंज होती है कि नहीं यार सर्जरी तो देखो जो भी डॉक्टर के पास जा रहे हैं वो रिस्की है, लेकिन ठीक है डॉक्टर साहब ने हमको थोड़ा कॉन्फिडेंस में लेके जो बेस्ट करने की कोशिश की बात कर रहे हैं। तो ऐसे करीब 35, 40, 50 सर्जरी जो मैंने आज तक की है इतने सालों में, वो उस लेवल की सर्जरीज थी जिसके के लिए मुझे ऐसा याद आ रहा है कि जयपुर राजस्थान के सब डॉक्टर्स ने उनको मना कर दिया। कभी आपको लगा होगा कि अब तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा? मुझे भी ऐसा लगता था, मुझे भी ऐसा लगता था कि शायद मैं भी ये सर्जरीज कर नहीं पाऊंगा और रिजल्ट कहीं ना कहीं नेगेटिव होगा, लेकिन पहले कुछ 1-2 सर्जरीज की, फिर और की, तो उससे मोटिवेशन इतने लेवल तक चला गया कि आज किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज आती हैं तो बहुत इजीली उनको टैकल कर लेते हैं। हाँ ठीक है, रिस्क हम समझाते हैं पेशेंट को, लेकिन कोई ऐसे करते हुए में से बहुत ज़्यादा बेचैनी नहीं रहती, कोई बहुत ज़्यादा बॉदरेशन नहीं रहती। तो जोन में जाके बहुत सारी चीज़ें मरीज की हैंडलिंग हम कर चुके हैं कि अब एक अच्छा काम करने का और इम्प्रूव करने का प्रयास करते रहते हैं। डॉक्टर को धरती का भगवान कहते हैं, ख़ास तौर से हम मीडिया वाले लोग कहते हैं। कभी कोई ऐसा केस हुआ आपके आगे जब आपको लगा कि ये मरीज़ बचेगा ही नहीं और उसमें कोई चमत्कार हुआ हो? देखिए ऐसा तो होता है, कभी इक्का दुक्के केस तो बिल्कुल होते हैं, जब आपको लग रहा हो कि नहीं यार पेशेंट तो सर्वाइव ही नहीं करेगा, और वो सर्वाइव तो छोड़ो वो इतना ड्रास्टिकली इंप्रूव होता है। ऐसे 1-2 नहीं, ऐसे काफ़ी केसेस निकलते हैं साल में। ऐसे साल में अमूमन 5-7-10 केस निकलते हैं जहां उसका फाइनल आउटकम जो है पेशेंट का, वो जो हमने सोचा होता है उससे बिल्कुल अलग होता है, और वो आपके नॉलेज को और इम्प्रूव करता है कि यार उसका क्या कारण होता है? अब ये ब्रेन क्या है, बड़ा एक डायनेमिक सा ऑर्गन है एक्चुअली, उसमें कुछ चीज़ें फिक्स नहीं है। इंजरीज हो गई, अधिकतर केसेस में रिकवरी नहीं होती, लेकिन कभी कभी बड़ी सरप्राइजिंग रिकवरीज होती हैं। तो एज ए सर्जन, ट्रीटिंग सर्जन, हम ये सोचते हैं कि नहीं यार पेशेंट तो ये अब एक बीच किसी कंडीशन में, बुरी सी कंडीशन में रहने वाला है, लेकिन अब ब्रेन का एटीट्यूड ही कुछ ऐसा मान लीजिए, इतना नाजुक अंग है कि उसमें भी कुछ चेंजेस आते हैं, उससे पेशेंट का ओवरऑल इंप्रूवमेंट आता है और पेशेंट ठीक भी होता है। ऐसा देखा मैंने बहुत सारे केसेस में देखा। तो इसलिए बहुत एक टाइम की जब प्रैक्टिस आपकी हो जाती है तो आप पेशेंट से भी बहुत नपा तुला बोलते हो, अच्छा और बुरे को लेके आप बहुत नपे तुले हो जाते हो। पहले की प्रैक्टिस में आर या पार बोलते थे जनरली, लेकिन अब धीरे धीरे पिछले 4-5 वर्षों में बहुत नपे तुली हम बात करते हैं, क्योंकि कौन पेशेंट बहुत ख़राब है और वो भी इम्प्रूव हो जाए कि आपको एज ए सर्जन या ट्रीटिंग डॉक्टर के तौर पर भी नहीं पता। तो ये प्राइवेट सेक्टर से प्राइवेट हॉस्पिटल, खुद का हॉस्पिटल बनाने की मतलब कब से इच्छा थी और इसको मूर्त रूप कैसे दिया आपने? ये खुद के हॉस्पिटल बनाने की तो इच्छा ऐसी बात हुई कि सब्जेक्ट हमारा थोड़ा अलग तरह का है, तो वो किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में उस लेवल तक नहीं बैठ रहा था जिस लेवल पर अपन कुछ करना चाह रहे थे। उसको क्वालिटी वर्क मान लीजिए, लेवल में क्या क्या चीज़ें आती है? लेवल में बहुत सारे आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है सबसे इम्पोर्टेंट। आज खुद के हॉस्पिटल में मुझे कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑपरेशन थिएटर में, आईसीयू में, वो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पर रखना है, तो उसके लिए एक्सपेंसेस होते हैं, खर्चे होते हैं। वो खर्चे आज आप अपने हॉस्पिटल में कर सकते हो, दूसरे के हॉस्पिटल जब आप वर्क कर रहे होते हैं तो उनको चीज़ों को लेकर के ही मारा मारी रहती है। हॉस्पिटल बहुत सी बार अपने रेवेन्यूज़ को उस लेवल तक नहीं ले जा पाता कि भाई आप इतना सारा खर्चा कर पाओ इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए और या क्रिटिकल इल पेशेंट्स के लिए। तो फिर ये विचार आया कि नहीं यार अपन खुद का हॉस्पिटल डेवलप कर लेंगे। और भी मैंने यहाँ पर करीब 10 महीने हो गए, 9-10 महीने में जो एक पिंक स्टार हॉस्पिटल मानसूर में स्टार्ट किया, वो पूरे राजस्थान के जो क्रिटिकल से क्रिटिकल पेशेंट्स हैं, क्रिटिकल से क्रिटिकल सर्जरीज हैं और न्यूरो के भी सीवियरली क्रिटिकली इल पेशेंट्स हैं, उस तरह के पेशेंट्स तक को भी हम केटर करते हैं और बड़े अच्छे रिजल्ट्स के साथ परफॉर्मेंस दे रहे हैं अपनी। तो एक भावना भी यही है कि हम न्यूरो के क्षेत्र में राजस्थान के अग्रणी केंद्र के रूप में आने वाले कुछ सालों में निकल के आए। एज ए डॉक्टर प्राइवेट दूसरे जो हॉस्पिटल में आप ऑपरेशन करते थे और यहाँ खुद के में ऑपरेशन करते हो, उसमें बेसिकली मेंटली कितना फ़र्क है आपके कॉन्फिडेंस में या पेशेंट को डिस्काउंट देने में या और चीज़ों में, सुविधाओं में कितना फ़र्क है? सुविधाओं को लेकर तो हम काफ़ी अलर्ट मोड पे हैं कि पेशेंट के लिए हम जो भी बेस्ट कर सकते हैं, जो भी हमारी रेंज में, हमारे फाइनेंसेस की रेंज में जितना बेस्ट करने की कोशिश कर सकते हैं वो करें पेशेंट के लिए। और अपने इंस्टीट्यूट को, अपने सेंटर को हमने और भी है ट्रॉमा के लिए, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, प्लास्टिक सर्जरी, बहुत सारे विषय हैं जो न्यूरो सर्जरी के आसपास घूमते हैं। तो उन सारे विषयों की भी बहुत स्ट्रॉन्ग टीम हमने बनाई हुई है और सारी चीज़ों की अच्छी बेस्ट रिजल्ट्स देने की हम कोशिश करते हैं। और खुद का सेटअप होता है, इंस्टीट्यूट होता है, तो आप और बेहतर करने की कोशिश करते हो। तो शायद वो बेहतर करने का भी प्रयास है कि अभी उसको 9-10 महीने हुए हैं, भी हमें और अच्छा करने के आने वाले कुछ सालों में और कोशिश करेंगे।
तो इसका फ्यूचर क्या है, मतलब क्या सोचा है, जैसे हॉस्पिटल यही रखना है और हॉस्पिटल अभी बनाना है, या कैसे आगे कैसे बढ़ना है? अभी विचार ये भी है कि हमारे पास पूरे राजस्थान से पैन इंडिया पेशेंट्स आते हैं, तो बाहर से भी, आउट ऑफ इंडिया भी, एक्चुअली विदेश से भी आते हेल्थ सेक्टर में भी हमारा कहीं ना कहीं माने अब एक टूरिज्म है पूरा, जो कि फ्लो करता है जयपुर के लिए, दिल्ली के लिए। जयपुर में काफ़ी कम फ्लो करता है, लेकिन दिल्ली काफ़ी आता है। तो ऐसे बाहर के जो पेशेंट्स हैं उनको भी हम केटर करें, खास तौर से अपने सेगमेंट की सर्जरीज के लिए, इलाज के लिए। और अभी भी मैंने काफ़ी सारे पेशेंट्स अफ्रीका के और दुबई, अबू धाबी, इस जोन के बहुत सारे पेशेंट्स, नेपाल, श्रीलंका, इस जोन के काफ़ी सारे पेशेंट्स ऑपरेट किए हुए हैं। तो अब लगता है कि ठीक है, जहाँ जहाँ अपनी रीच है वहाँ के पेशेंट्स आएँ और एक रीजनेबल कॉस्ट में और बहुत ही अच्छी सर्जरीज या अच्छा इलाज अपन न्यूरो के पेशेंट्स को दे पाएँ। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल बनाने की प्लानिंग है आगे? कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, आज सेमी कॉर्पोरेट मोड पे हम चलना चाहेंगे। एक्चुअली बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट का सिस्टम शायद मरीजों के लिए हितकारी नहीं है। मेरा थोड़ा सेमी कॉर्पोरेट जोन है कि पेशेंट को बेनिफिट भी हो जाए और अपन अपना बेस्ट भी कर पाएँ। तो एक सेमी कॉर्पोरेट जोन में रख करके सिस्टम को आगे चलाने की सोच रहा हूँ मैं। और आगे ये भी विचार है कि आने वाले कुछ सालों में राजस्थान के और शहरों में भी कुछ ब्रांचेस खोलेंगे। तो मूलतः भरतपुर से बिलोंग करता हूँ, तो भरतपुर भी आने वाले 1 साल भर के अंदर, 1-2 सालों में एक ब्रांच स्टार्ट करेंगे और फिर ऐसी ब्रांचेस राजस्थान के और शहरों में खोलेंगे। ऐसी कामना है, कुछ देखते हैं क्या होता है भविष्य में। जाड़ का अध्यक्ष रहते हुए जो पॉलिटिक्स आप करते थे, वो पॉलिटिक्स अब ग्राउंड पे, मतलब जैसे 2028 में या उसके बाद में भरतपुर से या कहीं और से राजनीति करने का विचार है आप? अभी तो कोई कहना जल्दीबाजी होगी, मन में तो होगा अंदर कहीं? मन तो बदलता रहता है, मन तो परिवर्तनशील और मन तो बदलता रहता है, लेकिन ऑप्शंस लाइफ में सारे खुले हुए हैं। और लगता है कि काफ़ी डॉक्टरी कर ली और अब कुछ समय जो है वो समाज की सेवा को राजनीतिक रूप में दिया सकता है, तो करेंगे ट्राई। तो मन में खुद को तो एबिलिटी का पता होगा, खुद मेरे को की ये करना है, एबिलिटी कर तो सकता हूं मैं। खुद की एबिलिटी तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, खुद की कैपेबिलिटी थी तभी इतने लोगों ने विश्वास किया। इतनी पढ़ी लिखी कौम ने आपको अपना नेता माना, सो कॉल्ड नेता माना, और उस पढ़ी लिखी कौम की आपने कुछ रिप्रेजेंटेशन किया, उनको रिप्रेजेंट किया, तो कुछ काबिलियत तो थी उस तरह की। लेकिन जो एक्टिव पॉलिटिक्स है वो थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है। अगर इच्छा होगी तो निश्चित तौर पर ट्राई करेंगे। एक सवाल ये आता है कि जैसे पिछले 5, 7, 10 सालों में ये हुआ है, प्राइवेट सेक्टर के जो हॉस्पिटल बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और स्टेट जो गवर्नमेंट है वो भी शायद प्राइवेट की तरफ जा रही है। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि सरकारी जो हॉस्पिटल है उनमें वजन बढ़ गया है, इस वजह से प्राइवेट बढ़ रहे हैं, या फिर गवर्नमेंट खुद ही चाहती है प्राइवेट हॉस्पिटल बढ़ने चाहिए? देखिए, सरकारी और प्राइवेट का जो वर्किंग कल्चर है वो देखिए कहीं ना कहीं बहुत डिफरेंट होता है। अब सरकारी कल्चर में भी सरकार को पता था पहले से कि भाई प्राइवेट हॉस्पिटल्स आने वाले समय में और संख्या में बढ़ेंगे, लोग केटर कर पाएंगे, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में वेटिंग, ओपीडी की लंबी वेटिंग, इलाज की लंबी वेटिंग, बहुत ज़्यादा भीड़, ये सबको पता है। और पेशेंट क्वालिटी केयर भी चाहता है। तो प्राइवेट में मुड़ना तो पिछले 20 सालों से चालू हो गया था, 20-25 साल से। लेकिन तो अभी गवर्नमेंट भी चाहती है निश्चित तौर पे, क्योंकि गवर्नमेंट को भी पता है कि भाई हम बहुत सारे सरकारी संस्थान खड़े नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी जो कॉस्टिंग है वो गवर्नमेंट के लिए बहुत भारी पड़ती है। तो सरकार का भी अब धीरे धीरे ये है कि भाई प्राइवेट सेक्टर खड़ा हो। और अभी मैं आपको बताऊं तो करीब जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 75-80% तो अभी प्राइवेट सेक्टर ही केटर कर रहा है। टोटल राज्य की आबादी का करीब 75 से 80% जो लोग हैं, मरीज हैं, उनको आज की तारीख में पूरे प्रदेश भर में फैले हुए प्राइवेट हॉस्पिटल्स ही उनको केटर करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट तो सपोर्ट करती नहीं है, भामाशाह का पैसा अटका हुआ है, वो कौन से है, बाद में अशोक गहलोत की सरकार ने जो लागू हुई उसका पैसा अटका हुआ है। हाँ, ये बहुत सारी योजना को जरूर है, उसको लेके सरकार को अपने जो नॉर्म्स हैं और जो उसके क्राइटेरियाज हैं उनको निश्चित तौर पर स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, क्योंकि फिर सरकार की योजनाएं ढंग से चल नहीं पाएंगी। जिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अभी चल रही हैं फिर वहाँ भी वो दम तोड़ती दिखेंगी। तो सरकार को चिरंजीवी और आरजीएचएस को जो नियम कानून है उनको लेके, हॉस्पिटल्स की पेमेंट को लेके, इवन आजकल आरजीएचएस में मेडिकल स्टोर पे भी लोग दवाइयाँ खरीदने जाते हैं, तो वहाँ भी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी पेमेंट को लेके और नियम कानूनों को लेके, तभी ये योजनाएं धरातल पर चल पाएंगी। अदरवाइज सरकार की जो योजना है वो धीरे धीरे फिर लोग उससे उबने लगेंगे और वो कहीं ना कहीं सरकार के पाले में जाएंगी बातें कि सरकार उनको क्रियान्वयन उनका ढंग से नहीं कर पा रही है और प्रभावित तौर पर चला नहीं पा रही है। तो ये तो सरकार की जिम्मेदारी कि अगर अपनी योजनाओं को प्राइवेट में भी चलाना है तो उनको अच्छे तरीके से चलाएं, तो निश्चित तौर पर चलेंगी। एक धारणा प्राइवेट हॉस्पिटल को लेकर बनी हुई है कि प्राइवेट हॉस्पिटल मरीजों को लूटते हैं। आप खुद तो बहुत डिस्काउंट करते हैं, लेकिन बहुत सारे हॉस्पिटल ऐसे हैं जो वाकई में लूटते हैं और उनके कई केसेस सामने आते हैं। तो देखिए, किसी के ऊपर इन पर्टिकुलर किसी के बारे में कहना बड़ा ही
बड़ा ही अजीब सा विषय हो जाएगा। कुछ लेकिन घटनाएं बाहर निकल के भी कुछ आती हैं। घटनाएं बाहर निकल के अलग रूप में आती हैं, क्या उसका अंदर रूप था। लेकिन ये कि इसके लिए पूरी डॉक्टर बरादरी को, पूरे सरकारी डॉक्टर्स को या प्राइवेट डॉक्टर्स के पूरे ग्रुप को, इनको आप एक ही उसमें नहीं ला सकते। सबके अलग अलग वर्किंग जोन्स हैं, सब अपना बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी कोई एक दो घटनाएं या कुछ घटनाएं निकल कर क्योंकि आती हैं तो पूरी डॉक्टर बरादरी को के ऊपर इस तरह का लांछन नहीं लगा सकता कि भाई वो लूटते हैं या मरीजों से ज़्यादा चार्ज लेते हैं। बहुत सी बार मैं भी देखता हूँ अलग अलग हॉस्पिटल है, सबके अपने चार्जेस की पॉलिसीज़ हैं, और अगर ऐसे कोई व्यक्ति निकल के आते तो निश्चित तौर पर ऐसे लोगों को हम भी डिमोटिवेट करते हैं कि भाई आप अपनी जो डॉक्टरी है, प्रैक्टिस है या हॉस्पिटल रनिंग का जो सिस्टम है उसको फेयर रखें, और लोगों के सामने भी आप फेयर रखें। तो ऐसी एक दो कोई घटनाएं आती है तो हर व्यक्ति के ऊपर अपन आरोपित नहीं कर सकते उसको, पर अपन तो अपना बेस्ट करने की कोशिश करें। आज मैं इतने सारे डॉक्टर्स के बीच में उठता बैठता हूँ, प्राइवेट सेक्टर, सरकारी सेक्टर, और नए जो बडिंग डॉक्टर्स हैं हमारे, जो अभी नई नई प्रैक्टिस में उतरे, मेरा तो सभी से आह्वान ये रहता है कि आप फेयर प्रैक्टिस करें, बिल्कुल रीजनेबल और फेयर प्रैक्टिस करें। वो आपको सही मुकामों पर ले जाएगी, आपको जीवन में आगे बढ़ाएगी, और एक चलती फिरती प्रैक्टिस या शॉर्ट टर्म की जो प्रैक्टिस है डॉक्टरी है वो आपको कहीं ना कहीं नीचे ही ले जाएगी। तो अच्छी प्रैक्टिस, अच्छी डॉक्टरी करने की कोशिश करें। अच्छी प्रैक्टिस करते हैं आप, और कई बार ऐसा होता है कि मरीज क्या होता है, वो अपना पेमेंट करता है, आप अपनी सर्विस करते हैं और एक दूसरे को लगभग भूल जाते हैं। खास तौर से आप तो भूल ही जाते हैं क्योंकि बहुत सारे मरीज आपके पास आते हैं। ऐसा कोई मरीज आपको याद आ रहा है जो पिछले 5-10 साल पहले आपसे ऑपरेशन करवाया हो और वो लगातार जुड़ा हुआ हो, या फिर बहुत समय बाद आपसे जुड़ा हो, अचानक से आपको याद आया हो कि ये काम इस तरह से किया हुआ है? नहीं, ऐसे तो क्या है, डॉक्टरी में जब हम लोगों की सर्जरीज और इलाज करते हैं, बहुत क्रिटिकल पेशेंट्स देखते हैं, उनका जीवन बचाते हैं, तो परिवार के परिवार हमसे जुड़ जाते हैं, क्षेत्र के क्षेत्र हमसे जुड़ते हैं। और अब इसमें तो कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप नहीं है, बहुत सारे किसी पर्टिकुलर एरिया के पेशेंट्स, उनके परिवारों में, इवन उनको न्यूरो सर्जरी नहीं करानी होती, कोई और भी सब्जेक्ट की डॉक्टरी करानी होती है, इलाज कराना होता है, तो भी हमसे वो अपने गार्जियन के तौर पे सजेशन लेते हैं। मेडिकल गार्जियन मान लीजिए इसको आप, किस तरह में तो ये सर्जरी इन पर्टिकुलर करानी है, कोई ऑर्थोपेडिक्स की जनरल सर्जरी या कुछ और इलाज कराना है, तो आप हमको राय दें। तो एक प्रैक्टिस में जब आप अच्छी भावना के साथ काम करते हैं तो बहुत सारे लोग, हज़ारों लोग आपसे जुड़ते हैं, हज़ारों के लाखों लोग आपसे जुड़ते हैं, और प्रयास हमेशा यही रहता है कि जो व्यक्ति आपसे जुड़ा है उसको आप बेस्ट राय, बेस्ट इलाज करने की कोशिश जो है उसको आगे बढ़ाते रहें। न्यूरोलॉजी और न्यूरो सर्जरी दोनों में अंतर है? न्यूरो सर्जरी और न्यूरोलॉजी निश्चित तौर पर दो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, एक ही डॉक्टरी के मिलते जुलते। न्यूरोलॉजिस्ट भी हमारी टीम में होते हैं, वो बेसिकली प्रॉपर पेशेंट का कोई डायग्नोसिस या कोई मेडिसिनल ट्रीटमेंट वाला पार्ट तो न्यूरोलॉजिस्ट ही कवर करते हैं। न्यूरो सर्जरी में क्या क्या चीज़ें आती है बेसिकली? जैसे एक मरीज़ के हिसाब से हम समझने का प्रयास करें, जैसे मैं कुछ जानता नहीं हूँ मान लीजिए, तो न्यूरो सर्जरी में कौन कौन सी चीज़ें कवर होती है? ये न्यूरो सर्जरी या ब्रेन और स्पाइन, सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा ब्रेन और स्पाइन की सर्जरीज का एक कॉम्पैक्ट जोन है, और जिसमें ऐसा नहीं कि हर मरीज की हम सर्जरी करते हैं, बहुत से मरीजों को हम दवाई भी लिखते हैं स्पाइन। बीमारियाँ कौन कौन सी होती है? बीमारी में तो आप देखिए, ब्रेन में तो हमारे बहुत होते हैं, हमारे पास रूटीनली हेड इंजरीज के केसेस आते हैं, स्पाइन में इंजरीज के केसेस आते हैं, ट्रॉमा की वजह से गिर गए, स्पाइन में फ्रैक्चर हो गया, स्पाइन में और कोई इंजरीज, डिस्क की प्रॉब्लम समझ सुनते हैं रूटीनली, यार मेरे तो कमर का छल्ला सरक गया, डिस्क की प्रॉब्लम, गर्दन में डिस्क की प्रॉब्लम हो जाती है, स्पाइन में ट्यूमर्स हो जाते हैं, स्पाइन की हड्डियों में ट्यूमर्स हो जाते हैं, ब्रेन के अंदर भी कैंसर्स हो जाते हैं, ट्यूमर्स बन जाते हैं, ब्रेन के अंदर नसों के गुच्छे होते हैं जो फट जाते हैं, सिर में ब्लीडिंग हो जाती है, सिर में दर्द रहता है इवन, और बहुत सारे कंजर्वेटिव ऑब्लिक सर्जिकल ऐसे बहुत सारे ग्रुप ऑफ पेशेंट्स हैं। मिर्गी आती है, वो भी मिर्गी के दौरे की भी नसें फूलने वाला भी सारी चीज़ें, उसको भी आप मेडिसिनल ट्रीटमेंट भी करते हो, सर्जरी से भी उसको डील करते हो। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका कि मेडिसिनल पार्ट भी है, वो भी एज ए न्यूरोसर्जन हम कवर करते हैं। उसका सर्जिकल एस्पेक्ट है, जैसे डिस्क की प्रॉब्लम के हमारे पास पेशेंट आते हैं तो 10 में से 8 मरीजों को तो हम दवाई लिखते हैं, लेकिन लगता है सीवियर पेन है, पेशेंट चल नहीं पा रहा, काम नहीं कर पा रहा, तो निश्चित तौर पर फिर सर्जरी का डिसीजन भी हम ही लेते हैं। ऐसे ब्रेन में बहुत सारी पैथोलॉजीज़ हैं, ब्रेन में नसें होती हैं वो फट जाती हैं, उनके गुब्बारे फूल पड़ जाते हैं जो ब्लीडिंग कर देते हैं। तो नंबर ऑफ डिजीज पैटर्न्स हैं जिनको कि अपन एज ए न्यूरोसर्जन ट्रीट करते हैं ब्रेन और स्पाइन में। तो बहुत ही वृहत सा विषय है ये तो, लेकिन जो बेस्ट चीज़ें हैं उसकी अपन करने की कोशिश करते हैं। और काफ़ी सिक पेशेंट्स भी आते हैं न्यूरो सर्जरी में, तो और लंबे इलाज चलते हैं हमारे पास आईसीयूज़ में, पेशेंट 20-20 दिन, 1-1 महीने, तो बहुत रूटीन है हमारे लिए। अब उसमें आप बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इस सब्जेक्ट में हम कवर करते हैं, लेकिन अंत प्रयास तो मरीज के हित में ही है कि भाई पेशेंट को बेस्ट बेनिफिट होना चाहिए और पेशेंट के लिए हम जो बेस्ट कर सकते हैं उसकी कोशिश जारी रहनी चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, बेस्ट आप कर रहे हैं और बेस्ट करेंगे ऐसी उम्मीद है। डॉक्टरों की राजनीति आपने खूब की है, उम्मीद है यहाँ काम करते करते आप लोगों की राजनीति में भी जाएंगे, क्योंकि जिस तरह की ईमानदारी से काम आप करते हैं, बोलते हैं दबंगता से,
लोगों की सेवा करते हैं, वैसी आवश्यकता मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स में भी है। और देखिए वो है, मैं आपकी बात सही है, मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स में भी है, लेकिन क्या है कि हर व्यक्ति के अब काम बटे हुए हैं। एज ए डॉक्टर मुझे आज अपनी डॉक्टरी करने में ज़्यादा खुशी होती है। नहीं, लेकिन उसका टाइम होता है, एक टाइम के हाँ, बाद वो में तो टाइम आपको के बाद परिवर्तन होता है, करना लेकिन पड़ता है। अब वही है कि जो प्रॉपर राजनीति है उसके भी विचारधाराएं और वो बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन वही मैं कहता हूँ कि किस्मत की लकीरों में इंसान के जो होता है ना, कहीं ना कहीं लाइफ उसी तरीके से चलती है। भाग्य में आगे भी कुछ और समाज की सेवा को लेके, कोई काम करने को लेके कुछ और हमारी लकीरों में होगा तो निश्चित तौर पर वैसे ही करेंगे। पर अभी तो एज ए डॉक्टर के तौर पर जो अपन समाज के लिए बेस्ट कर सकते हैं, अच्छे से अच्छा अपने प्रदेश के लोगों के लिए कर सकते हैं, उसको करने की कोशिश करते हैं। और लोगों को भी, मेरा तो ये मानना ये है कि केवल आप ही नहीं, समाज में ये भी एक जागरूकता डॉक्टर्स को हम देते हैं कि जो आपका पेशा है वो इतना एक दैवीय है, मतलब वो डिवाइन इतना है कि आप उस डिविनिटी को कभी लूज ना करें। आप अपने कर्मों से, वचनों से, बोल से, वो जो डिवाइन प्रोसेस है आपका ना इलाज का, उसमें लोग आपको ईश्वर मानते हैं, भगवान मानते हैं, जो भी मानते हैं, तो उसको आप नीचे लाने की कोशिश ना करें। अगर उसको ऊपर नहीं ले जा सकते तो कोई नहीं, ऐसा कोई काम ना करें जिससे वो डिविनिटी लूज हो। तो वो आप अपने कर्मों से ही कर सकते हैं। तो मेरा तो हमेशा नए डॉक्टर्स को भी, समाज में और भी लोगों डॉक्टर्स का को विश्वास बना रहे, क्योंकि आज की तारीख में वो विश्वास ही टूटता जा रहा है हर किसी के बीच में। मेडिकल सेक्टर में, मेडिकल सेक्टर के लिए भी टूट रहा है, सबके लिए टूट रहा सभी है। के लिए टूट तो खास तौर से हम तो मेडिकल सेक्टर की बात करते हैं, तो वो मेडिकल सेक्टर में एक मरीज का और एक डॉक्टर का रिश्ता इतना पवित्र है, तो उसकी पवित्रता बनी रहनी चाहिए, क्योंकि किसी जीवन का मामला है। सही बात है। तो उसमें पवित्रता बहुत जरूरी है संबंधों को लेके। तो वही प्रयास है कि एक अच्छे व्यक्ति के तौर पर, अच्छे डॉक्टर के तौर पर काम करते रहें और लोगों को अच्छा इलाज देते रहें। चलिए ठीक है डॉक्टर साहब, आपको समय दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो डॉक्टर का जो पेशा है वो तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को पता नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस तरह के कॉम्प्लिकेशन न्यूरो सर्जरी में है वैसे दूसरी चीज़ों में नहीं है। और यदि आप राजस्थान से हैं, जयपुर से हैं, या फिर इंडिया में कहीं से भी हैं जो आप किसी चीज़ को वहन कर सकते हैं और आपको इस तरह की कोई दिक्कत है न्यूरो सर्जरी से, तो जयपुर में पिंक स्टार हॉस्पिटल है, आप डॉक्टर साहब से संपर्क कर सकते हैं। जो सबसे कम जो डिस्काउंट, सबसे ज़्यादा डिस्काउंट देकर जो ऑपरेशन वगैरह इलाज कर सकते हैं वो डॉक्टर साहब करते हैं, तो इनकी आप सेवाएं ले सकते हैं।